नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य सदन विद्याश्रम के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा की संरचना और संगठन को समझा था और इस वीडियो में हम राज्यसभा की संरचना और संगठन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यसभा। दोस्तों, अगर हम बात करें राज्यसभा की तो देखिए, संसद का यह द्वितीय सदन है। संसद का यह द्वितीय सदन है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसे द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं, इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं, इसे वरिष्ठ सदन के नाम से भी जानते हैं, इसे सदन के नाम से भी जानते हैं, इसे विद्वानों के सदन के नाम से भी जानते हैं, तथा एक चीज और, इसे स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का कि जो राज्यसभा है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, विद्वानों का सदन और स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करूं मैं राज्यसभा की, तो आखिर कब प्रारंभ हुई राज्यसभा, कैसे बनी राज्यसभा, इसकी भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो 1919 का एक अधिनियम आया था। 1919 का, और उस 1919 अधिनियम के तहत एक सदन बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था राज्य परिषद। राज्य परिषद नाम दिया गया। यह एक सदन बनाया गया था और 23 अगस्त, ध्यान रखना इस चीज का, 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया था राज्यसभा। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक सदन बनाया गया जिसका नाम था राज्यसभा। राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि राज्यसभा का जो गठन है वो 23 अगस्त 1954 में किया गया था। अच्छा, अब हम बात करें राज्यसभा की, तो देखिए आगे अगर बात करें हम, तो राज्यसभा की जो संरचना है, राज्यसभा की जो संरचना है और जो संगठन है, यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। कई बार आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि राज्यसभा की संरचना वो संगठन बताइए। जैसा कि मैंने लोकसभा के संदर्भ में भी कहा था कि यहां से प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा की संरचना समझाइए या संगठन समझाइए। तो ध्यान रखना कि यहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि राज्यसभा है, इसकी संरचना क्या है, इसका संगठन कैसे है, इसकी बनावट कैसी है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनको शामिल कैसे किया जाता है और ये क्या करते हैं वहां पर। इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। अगर आपका एग्जामिनर यहां से प्रश्न देता है कि राज्यसभा की संरचना और संगठन समझाइए, तो जो हम समझेंगे वो सारे के सारे आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट आएगा उसका नाम है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या। तो देखिए, अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्य संख्या की, तो देखिए राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात करें हम, तो इसकी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम निर्धारित की गई थी 250। 250 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है।
अब इन 250 को भी डिवाइडेशन किया गया, बांटा गया है। और उसकी अगर बात करें हम तो देखिए 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, निर्वाचन होकर आते हैं या निर्वाचित होकर आते हैं। और अगर बात करूं मैं 12 सदस्यों की, तो जो 12 सदस्य हैं ये 12 सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं बल्कि मनोनीत होते हैं। और वो मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो ध्यान रखना इस चीज का कि आर्टिकल 80 के द्वारा ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अगर बात करें हम इन 12 सदस्यों की तो देखिए अब ये जो सदस्य हैं ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और जब हमने राष्ट्रपति के चुनावों के संदर्भ में अध्ययन किया था तो हमने ये भी कहा था कि ये 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हैं वो भी मैंने वहां बताया था आपको, क्योंकि राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता है। अच्छा, अगर बात करें मनोनीत करने की तो देखिए इसमें एक शर्त है कि किन किन लोगों को मनोनीत किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो 12 लोग मनोनीत कर रहा है राज्यसभा में वह ख्याति प्राप्त लोग हो या उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त हो किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र का मतलब विशेष क्षेत्र, जैसे उन्हें कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त हो या उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त हो या चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त हो या उन्हें समाज सेवा में विशेष ज्ञान प्राप्त हो। उन लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगर हम बात करें सदस्य संख्या की तो ध्यान रखना सदस्य संख्या में आप लोग कि भारत में राज्यसभा के जो सदस्य हैं सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं वो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं राज्यसभा के अंदर, जो सर्वाधिक हैं राज्यों में। और अगर सबसे कम पूछ लिया जाए, हालांकि देखिए ऐसा अलग अलग है, तो देखिए अगर बात करें सबसे कम की तो ध्यान रखना इस चीज का, गोवा जो है, और भी राज्य हैं जैसे मिजोरम है वहां पर भी एक सदस्य चुना जाता है। तो ध्यान रखना कि गोवा है, मिजोरम है, वहां से एक सदस्य चुनकर आता है। तो ये न्यूनतम है और अधिकतम चुनकर आते हैं उत्तर प्रदेश से। ये तो था सिर्फ और सिर्फ राज्यों के संदर्भ में, सिर्फ और सिर्फ राज्यों के संदर्भ में। और अगर हम बात करें थोड़े से प्रश्न को घुमाकर पूछने का, और तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। तो ध्यान रखना प्रश्न था पहले राज्यों के संदर्भ में, अब प्रश्न बन रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में। तो देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली जो है इस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य चुनकर आते हैं, तो वह है 3 सदस्य चुनकर आते हैं। और अगर सबसे कम की बात करें हम तो देखिए पुदुचेरी जो है उससे 1 राज्यसभा का सदस्य चुनकर आता है। तो ये तो था राज्यों के संदर्भ में सबसे अधिक, और ये था केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में सबसे अधिक और सबसे कम सदस्य चुनकर आते हैं। अगर हम आगे की बात करें इसके संदर्भ में तो देखिए, अगर आगे की बात करें तो देखिए भारतीय संविधान जो है, इस संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची जो 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्य का जो स्थान है वो आवंटित किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के स्थान को। तो देखिए अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा के सदस्यों का स्थान आवंटित किया गया है और 1971 में यह आवंटन किया गया था और लगभग 2026 तक यह आवंटन यथावत रहेगा।
2026 के अंदर इन राज्यसभा के सदस्यों का जो स्थान आवंटन है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ध्यान रखना इसके भी बात कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं इनका जो स्थान आवंटन है या जो क्षेत्र आवंटन है वो किस अनुसूची के द्वारा भी किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इनको कौन चुनता है। तो आइए हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जिसका नाम है इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है या निर्वाचन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके संदर्भ में और विशेष ध्यान रखना सदस्य संख्या के संदर्भ में। तो आगे की हम बात करें तो देखिए अगला टॉपिक रहेगा निर्वाचन। निर्वाचन हम बात करें निर्वाचन की तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(4) में उल्लेखित किया गया है। यानी 83(4) जो है वो ये बताता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होगा, इसमें भाग कौन कौन लेंगे और किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं निर्वाचन की तो इनका जो निर्वाचन पद्धति है वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से इनके निर्वाचन की पद्धति को लिया गया है और यह जो पद्धति है मैंने आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया था कि जो राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है वो भी आयरलैंड से ली गई है, ये भी आयरलैंड से। तो इसका मतलब यह है कि वो जो चुनाव पद्धति है वो समान है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसी पद्धति से भी राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है। तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो इनका जो चुनाव है राज्यसभा के सदस्यों का वो चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें इनके संबंध में तो देखिए इनका जो चुनाव है वो चुनाव कौन करता है। तो ध्यान रखना कि विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मिलकर चुनाव करते हैं किसका, राज्यसभा के सदस्यों का। तो ध्यान रखना इस चीज का, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, यानी चुनाव की पद्धति है और किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्य द्वारा। लेकिन एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, अर्थात जनता द्वारा सीधा नहीं किया जाता है। आगे अगर हम बात करें इसके संदर्भ में तो देखिए इनका जो निर्वाचन है वो कभी एक साथ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान के अंदर राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो परिसीमन आयोग ने 10 तय कर रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका जो चुनाव होगा वो एक साथ 10 सीटों पर होगा, नहीं। क्योंकि हमने बात की थी कार्यकाल की और आगे भी हम बात करेंगे कार्यकाल के संदर्भ में। तो उसमें हम ये देखेंगे कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए एक साथ चुनाव नहीं होता है इनका, जैसे इनका जो चुनाव होता है वो 3+4 इसके रेशो में किया जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए जो 3 सदस्य हैं, मान लीजिए 2018 के अंदर 3 सदस्यों का चुनाव हुआ, 2020 के अंदर 3 सदस्यों का, 2022 के अंदर 4 सदस्यों का चुनाव हुआ। तो 2 वर्ष के अंदर अवकाश ग्रहण करते हैं 1/3 सदस्य। तो देखिए ऐसा जब होता है तो जैसे 3 सदस्य इस बार मान लीजिए 3 सदस्यों का चुनाव होना है, तो देखिए 3 सदस्यों का चुनाव होता है, वो चुनाव किस पद्धति से किया जाता है, जैसे कुल विधानसभा के सदस्य संख्या, कितने सदस्य चुने जाएंगे +1, जिसको 1 वोट ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। तो इस पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इस लेवल से इनका चुनाव किया जाता है। जैसे 200 सदस्य हैं तो 200 सदस्य बटा 4, इनको आप काटोगे तो 51, यानी 51 वोट जिस सदस्यों को मिलेंगे वो राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। तो ये पद्धति है, इस पद्धति द्वारा निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। आगे हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में। तो देखिए आगे हम बात करते हैं इनकी योग्यता। अगर मैं बात करूं योग्यता की तो ध्यान रखना इस चीज का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार योग्यता का जिक्र कर रखा है और 101 और 102 के अनुसार निज योग्यता का भी जिक्र कर रखा है।
तो हमने लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी भी योग्यता का अध्ययन किया था, और अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता के संदर्भ में। तो देखिए योग्यता, अगर मैं बात करूं योग्यता की, तो पहली योग्यता आप लोगों को हमेशा मैंने आपको बताई है कि पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, अर्थात भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे सिटीजनशिप प्राप्त होनी चाहिए, नागरिक भारत का। अच्छा, उसके आगे की बात करें हम, तो भारत के नागरिक होना चाहिए, कम से कम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतर क्षेत्रों में लोकसभा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यहां 30 वर्ष है। उसके साथ साथ अगर आगे की बात करें हम, तो देखिए न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया नहीं ठहराया गया हो, ठीक है। और अगली की बात करें हम, तो मतदाता सूची में उनका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। ये इनकी योग्यताएं रहेगी, और ये जो योग्यता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में वर्णित की गई है। अच्छा, आगे की बात करें हम इसके संदर्भ में पांचवें बिंदु की, तो देखिए पांचवा जो बिंदु रहेगा वो अधिकतर क्षेत्रों के अंदर इनके पदाधिकारी के संबंध में या शपथ के संदर्भ के अंदर इसकी हम बात करेंगे आगे। अगर मैं बात करूं, अगला जो बिंदु रहेगा हमारा वो रहेगा कार्यकाल। तो देखिए कार्यकाल की बात करें तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जो राज्यसभा है इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल स्थायी है, अर्थात अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। तो ध्यान रखना कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और वो कोई भंग नहीं किया जा सकता। आगे की बात करें हम, तो देखिए प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायरमेंट लेते हैं। 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कार्यकाल के संदर्भ में था। और आगे हम बात करें तो देखिए इनके पदाधिकारी, तो देखिए पदाधिकारी बात करें तो राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है इसका अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है उसको बोला जाता है सभापति, और जो उपाध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है उपसभापति। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, सभापति जो होगा वो हमेशा और हमेशा भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो इसका हमेशा और हमेशा सभापति होगा। और जो उपसभापति हैं वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और उसे क्या बनाते हैं, उपसभापति। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति सभापति है उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष रहेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। लेकिन उपसभापति जो है इसका कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। तो मैं तुमसे अगर पूछूं या कहें तो प्रश्न बन सकता है कि उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष है, तो आप कह सकते हो राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल है 6 वर्ष, जबकि जो सभापति उनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। और ये दोनों अगर इस्तीफा देते हैं तो भी एक दूसरे को भी इस्तीफा देंगे। अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की शपथ की कि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, तो ध्यान रखना कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनको शपथ और इनका त्याग पत्र दोनों जो है वो कौन लेता है, उपराष्ट्रपति। कौन लेता है, उपराष्ट्रपति इनकी शपथ भी वही करवाते हैं और त्याग पत्र भी यही लेते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आपकी थी राज्यसभा। और अगर आपको किसी में समस्या आई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई समझ में नहीं आया है तो मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और 10वीं कक्षा की जो एग्जाम की डेट है वो भी सरकार ने जारी कर दी है, इसलिए आप घर पर बैठकर अध्ययन करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी आशा के साथ में आप सभी का